नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2001 के संसद हमले की बरसी पर आज देश ने अपने शहीद सुरक्षा कर्मियों को याद किया है। दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सांसदों ने शहीदों को नमन किया। नेताओं ने संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए जवानों का त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दो 2001 के संसद हमले की बरसी पर आज संसद परिसर में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे, शहीदों को नमन किया। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी श्रद्धांजलि देने संसद पहुंची। नेताओं ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती पर मीरामार मेमोरियल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पर्रिकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नाइक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर गजानन दामू नाइक और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार और गोवा की जनता की ओर से वे मनोहर पर्रिकर को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस दौरान कहा गया कि पर्रिकर ने जिन योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी वो आज भी उनके नाम से ही जाने जाते हैं। उनका योगदान गोवा के विकास में हमेशा याद किया जाएगा। मनोहर पर्रिकर जी की आज जयंती है और इस अवसर पर मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे गर्व है क्योंकि उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आज भी लोग जो स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो उनके नाम से आज याद करते हैं। स्पेशली विद द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उनके वक्त शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सका। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने उनके कार्यकाल में जो शुरू हुए थे सभी प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। रीजन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा इसी नाम से उनको जाना जाता है। फिर एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं उनको आज श्रद्धांजलि देता हूँ। मनोहर पर्रिकर जी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने राजधानी जयपुर में आयोजित अमर जवान ज्योति कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल की गई। जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने रोड सेफ्टी कैंपेन का पोस्टर लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन नागरिकों को सम्मानित किया जिन्होंने सड़क हादसों के दौरान बहादुरी और संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की जान बचाई। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन्होंने संकट के समय दूसरों की मदद की है वे समाज के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे अभियान से जन जागरूकता को और भी मजबूती मिलेगी। वोट चोरी कैंपेन पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हम सभी वोट चोरी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमने अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से इसमें शामिल होने के लिए कहा है। कर्नाटक के फ्रीडम पार्क से ये बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। हम वोट देने के अधिकार के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़ी रही है और हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लड़ेंगे और उनकी रक्षा करेंगे।
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 चरणों में हुए मतदान के नतीजे आज सामने आएंगे। 11 और 13 नवंबर को 73-57% लोगों ने मतदान किया था, यानी 73.57% लोगों ने मतदान किया था। केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके मद्देनजर जो निकाय चुनाव के नतीजे होंगे वो काफी अहम माने जा सकते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के गढ़ कहे जाने वाले तिरुवनंतपुरम सीट पर भी अभी सभी की निगाहें टिकी है। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगा। केरल में इस बार पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम समेत 1199 स्थानीय निकायों के 23,573 वार्डों पर मतदान हुए थे, जिनके नतीजे कुछ देर में अब साफ हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में 3 बड़ी पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाली एलडीएफ का नाम शामिल है। I've been attending the vote choring program. It is a national program. We have asked all our block presidents, our workers and our MLAs to attend the program. More than 1,000 of them from Karnataka, we are attending the program. We have arranged all transportation, lodging and everything to there. From Karnataka, Freedom Park, it started a great movement. Earlier also at the time of assembly, through Shilme, they tried to misuse appointing thousands of PLOs. Many officers who have been suspended. We will take up this matter. We will fight for the right of the vote. It is our Congress party has always stood for the democracy and the constitution, and every citizen's vote is important. I've been attending the vote choring program. It is a national program. We have asked all our block presidents, our workers and our MLAs to attend the program. More than 1,000 of them from Karnataka, we are attending the program. We have arranged all transportation, lodging and everything to there. From Karnataka, Freedom Park, it started a great movement. Earlier also at the time of assembly, through Shilme, they tried to misuse appointing thousands of PLOs. Many officers who have been suspended. We will take up this matter. We will fight for the right of the vote. It is our Congress party has always stood for the democracy and the constitution, and every citizen's vote is important. I've been attending the vote choring program. It is a national program. We have asked all our block presidents, our workers and our MLAs to attend the program. More than 1,000 of them from Karnataka, we are attending the program. We have arranged all transportation, lodging and everything to there. From Karnataka, Freedom Park, it started a great movement. Earlier also at the time of assembly, through Shilme, they tried to misuse appointing thousands of PLOs. Many officers who have been suspended. We will take up this matter. We will fight for the right of the vote. It is our Congress party has always stood for the democracy and the constitution, and every citizen's vote is important. I've been attending the vote choring program. It is a national program. We have asked all. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव होना है। चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं। इनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य और जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में शनिवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 14 दिसंबर रविवार को होगी। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शुक्रवार को अचानक ही लखनऊ पहुंचे। उन्होंने संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। वो रात में दिल्ली वापस चले गए। प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि शनिवार को नामांकन पत्र दोपहर 2 से 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। बीजेपी विधायक पंकज सिंह लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद कहा कि आज नॉमिनेशन भरे जाएंगे, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज हो जाए तब कहेंगे, आज हो जाए फिर कहेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह तैयारियां चल रही हैं?
अब हो जाए फिर उसके बाद कहेंगे। एक बार हो जाए। आज नामांकन है। नामांकन है। सभी प्रांतीय जो परिषद के सदस्य हैं वो भी हो गए हैं। सभी तो पूरी तैयारी पूरी। आज हो जाए तब कहेंगे। आज हो जाए फिर कहेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में 52 साल की मां और उनके 2 जवान बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी दोपहर करीबन 2:30 बजे मिली। ये मामला तब सामने आया जब कोर्ट के आदेश पर एक टीम मकान का कब्जा लेने पहुंची थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलने पर अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें परिवार के लंबे समय से डिप्रेशन में होने की बात लिखी गई। शुक्रवार दोपहर कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक टीम पुलिस के साथ कालकाजी स्थित घर पहुंची थी। टीम के पास प्रॉपर्टी का कब्जा लेने का अदालती आदेश था। अधिकारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका होने पर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया गया। दरवाजा खुलते ही सामने 3 शव फंदे से लटके मिले। पुलिस ने तुरंत शवों को नीचे उतारा। शवों को आगे की कार्रवाई के लिए एम्स के शवगृह में ट्रांसफर कर दिया गया और मामले की जांच जारी है। और दिल्ली में घने कोहरे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल कर दिया है। इस बार ये ग्रेटर नोएडा का मामला दिखाया जा रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि एक्सप्रेस वे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बेहद ही कम दृष्टिता बताई जा रही है, जिससे वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ नहीं दिखा और एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली गई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान बेहद ही सावधानी बरतें, कम गति में वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कोलकाता में फुटबॉल प्रेमियों के लिए आज खास नजारा देखने को मिला। सॉल्टलेक स्टेडियम के बाहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G-O-A-T इंडिया टूर 2025 को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। इसी कड़ी में स्टेडियम परिसर में 70 फुट ऊंची मेसी की भव्य मूर्ति का वर्चुअल अनावरण किया गया। मूर्ति की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आयोजन के तहत जल्द ही मेसी के लिए एक खास मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम भी रखा जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में फैंस के शामिल होने की उम्मीद है। फुटबॉल के दीवानों के शहर कोलकाता में मेसी का यह जश्न यादगार बनता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। सुबह होते ही राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा और हल्की धुंध देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अक्षरधाम इलाके और इंडिया गेट की तस्वीर है। अक्षरधाम इलाके की जो तस्वीर है, यहाँ कोहरे की मोटी चादर दिख रही है जो पूरे क्षेत्र को ढक चुकी है। दूर से मशहूर अक्षरधाम मंदिर भी मुश्किल से ही नजर आ रहा है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है और इसका असर अब दिल्ली में भी साफ दिखने लगा है। हल्की धुंध के कारण दृष्टिता बेहद ही कम हो गई है और इसका असर सुबह की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। कर्तव्य पथ और इंडिया गेट इलाके से भी तस्वीर सामने आई है, जहां सुबह सुबह सड़कों पर धुंध छाई नजर आ रही है। हालांकि यातायात सामान्य बना हुआ है, लेकिन वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है और सुबह शाम कोहरा और भी घना हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कौन नहीं बल्कि क्यों, क्योंकि बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। लेकिन यह अहम है क्यों कि एक नाम पर पिछले साल से मंथन चल रहा है और क्यों 14 दिसंबर का दिन 2027 की सियासी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल के बाद खाली पड़ी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अब सिर्फ संगठनात्मक पद ही नहीं रह गई,
ये कुर्सी बन चुकी है बीजेपी की आने वाली चुनावी रणनीति का कमांड सेंटर। जातीय संतुलन हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर संगठन की जमीनी मजबूती, हर पहलू को साधते हुए पार्टी ऐसा चेहरा चुनने जा रही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के भरोसे पर खरा उतरे। दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर, दावेदारों की लंबी फेहरिस्त और अंदर खाने चल रही सियासी गणनाएं अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी का यह फैसला 2027 की जीत की नींव बनेगा? और इसी बड़े सियासी फैसले पर हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा चर्चा जिस विषय की है वो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन। लगभग 1 साल की लंबी जद्दोजहद, दावेदारों की दौड़, नेताओं की दिल्ली यात्राएं और संगठन के भीतर लगातार चल रहे परामर्शों के बाद आखिरकार वो समय आ गया जब प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 14 दिसंबर को पार्टी आधिकारिक रूप से अपने नए नेता का नाम घोषित करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू होने वाली नई चुनावी रणनीति का पहला कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक हर स्तर पर इस फैसले को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और यही वजह है कि इस बार पार्टी जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और संगठन की मजबूती, तीनों बातों को बराबर तवज्जो देते हुए ऐसा चेहरा चुनने की तैयारी में है जो पूरे प्रदेश की जीत की जमीन मजबूत कर सके। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पिछले 1 साल से खाली पड़ी थी। भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से यह पद सिर्फ औपचारिक रूप से किसी के पास नहीं था। संगठन भीतर ही भीतर कई नामों पर विचार विमर्श कर रहा था, मगर अंतिम फैसला हर बार टलता जा रहा था। वजह साफ थी, पार्टी ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो आने वाले वर्षों, खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी भूमिका निभा सके और यही कारण है कि यह पूरा चुनाव संगठन के लिए इतना बड़ा और महत्वपूर्ण बन गया। 13 दिसंबर को लखनऊ के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन का समय सिर्फ 1 घंटा होगा, यानी 1 बजे से 2 बजे तक। इसी समय के दौरान दावेदारों या उनके प्रस्तावक अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। नामांकन प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ पार्टी ने अपने सभी सांसदों, विधायकों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया है। करीब 400 सदस्य यानी प्रांतीय परिषद के मतदाता नए प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भाग लेंगे। ये संख्या छोटी नहीं है और ये भी दिखाती है कि पार्टी एक व्यापक सहमति के आधार पर अपने नेता का चुनाव करना चाहती है। इस बार अध्यक्ष पद की दौड़ एक तरफा नहीं है, इसमें कई बड़े नाम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विभिन्न जातीय समूहों के नेता मैदान में हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका जातीय संतुलन है। पार्टी की रणनीति हमेशा यही रही है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो प्रदेश के साथ व्यापक सामाजिक समीकरण को साथ लेकर चल सके, जिसमें पहला नाम है पंकज चौधरी। केंद्रीय राज्य मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं। ओबीसी समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। केंद्र और संगठन दोनों में अच्छा खासा अनुभव है। दूसरा नाम धर्मपाल सिंह लोधी, यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनाधार और लोधी समाज में गहरी पकड़ रखते हैं। तीसरा नाम है BL वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चा में मजबूत पकड़ रखते हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन तीनों नामों का वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाता आधार बहुत बड़ा है और चुनावी गणित भी निर्णायक भूमिका में रहेगी। ब्राह्मण समुदाय से भी 2 मुख्य नाम सामने आए हैं, जिनमें पहला नाम है हरीश द्विवेदी, पूर्व सांसद हैं, संगठनात्मक समझ और साफ छवि के कारण चर्चा में रहते हैं, ब्राह्मण समाज के बीच बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। दूसरा नाम है गोविंद शुक्ला, प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और युवा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यानी ब्राह्मण समाज भाजपा का मजबूत समर्थक रहा है, इसलिए पार्टी चाहती है कि ये वर्ग भी नेतृत्व से जुड़ा हुआ महसूस करे और यही कारण है कि ब्राह्मण चेहरों पर भी गंभीरता पूर्वक चर्चा की जा रही है। इन तमाम नामों का जिक्र करने के बाद एक बार इस वर्ग पे भी ध्यान दे लेते हैं कि क्या बीजेपी दलित या पिछड़ा वर्ग का नया अध्यक्ष बना सकती है या नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हमेशा कास्ट बैलेंसिंग को प्राथमिकता दी है। दलित और पिछड़ा वर्ग 2027 चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगा, इसलिए अंदरूनी चर्चा ये भी है कि पार्टी इस बार किसी बड़े ओबीसी या दलित चेहरे को अध्यक्ष पद सौंप सकती है, जिनमें बड़े नाम हैं स्वतंत्र देव सिंह, ओबीसी समुदाय से आते हैं, सोनकर दलित समुदाय से आती हैं और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम भी हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे के अध्यक्ष बनने की संभावना कम है, लेकिन उनका नाम चर्चा में होना यह दिखाता है कि पार्टी ओबीसी वोट बैंक पर कितना फोकस कर रही है।
तो अब एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर अध्यक्ष पद का चयन करने में इतनी देरी क्यों हुई। दरअसल काफी लोग ये पूछ रहे थे कि भूपेन्द्र चौधरी के कार्यकाल के बाद नया अध्यक्ष तुरंत क्यों नहीं चुना गया। पार्टी इसे जितना सरल दिखाती है, मामला वास्तव में उतना ही जटिल था। कारण था पहला, 2027 चुनाव की तैयारी। बीजेपी एक ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो 2027 का नेतृत्व कर सके और इस दौरान टीम, संगठन, रणनीति सबको एक साथ लेकर चल सके। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर माना गया वो योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल रखने वाला। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत मजबूत है, इसलिए अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो योगी सरकार के साथ सहज तरीके से काम कर सके। तीसरा, जातीय संतुलन। प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जातीय वर्गों को ध्यान में रखना था। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, वर्मा इत्यादि वर्ग का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा, दिल्ली की मंजूरी बेहद जरूरी है, यानी कि बीजेपी में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सभी की सहमति से अध्यक्ष का बनना बेहद जरूरी था। और पांचवा, कई बड़े नाम एक साथ मैदान में थे। दावेदारों की लंबी सूची ने फैसला और भी कठिन बना दिया बीजेपी के लिए कि आखिर किसे चुना जाए और किसे नजरअंदाज किया जाए। तो इस बीच साध्वी निरंजन ज्योति की अमित शाह से मुलाकात ने भी एक बार हलचल बढ़ा दी। आखिर इस बात के क्या मायने थे, एक बार ये भी समझ लेते हैं। दरअसल हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति की अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई। अनुमान लगाया गया कि शायद पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन बना रही है, लेकिन बीजेपी में ऐसे संकेत कभी कभी रणनीति भी होते हैं। ये मुलाकात भी शायद उन्हीं संकेतों में से थी। दावेदारों को अलर्ट करने और चर्चाओं को खुला रखने के लिए अंतिम फैसला हमेशा बंद कमरे में होता है और इसी कारण 14 दिसंबर को असली नाम सामने आएगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का पद सिर्फ नाम का अध्यक्ष नहीं होता, ये संगठन का सबसे बड़ा कप्तान होता है। उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जैसे पूरे प्रदेश में बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन का विस्तार करना, चुनावी रणनीति बनाना, योगी सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, बगावत या अंतरकलह को संभालना, टिकट चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल रखना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों को धरातल पर लागू करना। इसलिए इस पद पर वही बैठ सकता है जिसकी पकड़ संगठन, समाज और रणनीति तीनों पर मजबूत हो। अंतिम फैसला किसके पक्ष में आएगा ये 14 दिसंबर को साफ होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी के सामने ये 3 बड़े विकल्प हैं। पहला, ओबीसी चेहरा। सबसे ज्यादा संभावना इसी चेहरे पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक सबसे निर्णायक है। दूसरा, ब्राह्मण चेहरा। संतुलन और संदेश दोनों, यानी ब्राह्मण वर्ग को मजबूत संदेश देने के लिए ये विकल्प भी बीजेपी ने खुला रखा है। और तीसरा, दलित चेहरा। चुनावी समीकरण बदल सकता है ये, यानी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में बड़ा कदम हो सकता है। कुल मिलाकर पार्टी वही नाम चुनेगी जो सरकार के साथ तालमेल बैठा सके और 2027 का मुख्य आधार बन सके। 14 दिसंबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। ये फैसला ये तय करेगा कि बीजेपी आने वाले वर्षों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी और चुनावी अखाड़े में कौन उसके संगठन की कमान संभालेगा। नया अध्यक्ष सिर्फ एक नेता नहीं होगा, बल्कि संगठन की आत्मा के रूप में काम करेगा, जो कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सबको जोड़े रखेगा। और यही वजह है ये चुनाव सिर्फ एक पद का चयन नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व का निर्माण करना है जो 2027 के चुनाव में भाजपा का चेहरा, आवाज और ताकत बनकर सामने आएगा। अब प्रदेश की निगाहें लखनऊ पर टिकी हैं, जहां से 14 दिसंबर को एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।